यहाँ पर ये हमारे एक ब्लड रिलेशन से संबंधित काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझिएगा। यदि आप ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा इसे। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 6 व्यक्ति हैं A, B, C, D, E और F के एक परिवार में दिए गए संबंधों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये आपके 5 संबंध दिए गए हैं, जिसके लिए आपके ये 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट जो हैं पहले से ही नोट करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोले क्या गया है कि 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति हैं, कौन कौन हैं? तो एक है A, B, C, D, E और F। ये हम नोट क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है पुरुषों की संख्या स्त्रियों के बराबर है। यदि यहाँ पर ये 6 लोग हैं तो 6 लोग में से मेल कितने होंगे? तो मेल होंगे आपके 3। ठीक, और फीमेल कितने होंगे? तो फीमेल होंगे आपके 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं और स्त्री और पुरुष की संख्या बराबर है, तो मेल भी 3 होने चाहिए और फीमेल भी 3 होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि A और E F के पुत्र हैं। हमने बोला F के पुत्र हैं, कौन हैं? A और E। A और E जो हैं वह पुत्र हैं किसके? F के। ठीक, लेकिन F का यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं है कि F स्त्री है या पुरुष है। ठीक, लेकिन यहाँ पर A और E का लिंग निर्धारित है। तो देखिए A हो जाएगा यहाँ पर मेल और E हो जाएगा यहाँ पर मेल। ठीक, 2 मेल हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, अब एक बचा है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है कि D 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसका रिलेशन हम यहाँ पर तो नहीं ले सकते क्योंकि D के साथ यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसे हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन D जो है वह क्या है? माता है, यानी कि स्त्री है। तो यहाँ पर हमें एक फीमेल मिल चुकी है। ठीक, ये फीमेल हो गई D। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए, चौथा है यहाँ पर B A का पुत्र है। A का पुत्र है कौन? B। B जो है वह पुत्र है किसका? A का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए B जो है वो क्या है? मेल है। तो B यदि मेल है तो यहाँ पर एक मेल हमें ये मिल चुका है। और यहाँ पर देखिए बोला क्या गया था कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, यानी कि मेल यदि 3 है तो फीमेल भी 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये टोटल 6 लोग हैं, इसमें से आपके 1 2 3 हमें मेल मिल चुके हैं। तो यहाँ पर फीमेल कितनी होंगी? C भी आपका फीमेल होगा और F भी आपका क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक, तो यहाँ पर F जो है वो क्या है? फीमेल है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 5वां दिया गया है, वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। वर्तमान में जो परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, A यहाँ पर हो चुका है। ठीक, E यहाँ पर हो चुका है, F यहाँ पर हो चुका है, B यहाँ पर हो चुका है। अब बचते कौन है? C और D। अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान में देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बोला क्या गया है? वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, विवाहित जोड़ा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए विवाह किसका होना चाहिए? अब C का या D का होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई स्त्री जो होगी वह स्त्री के साथ तो विवाह नहीं करेगी। स्त्री जो होगी वह स्त्री के साथ तो विवाह नहीं करेगी, क्योंकि F जो है वह पहले से ही स्त्री है। यदि F पहले से ही स्त्री है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट क्या दिया गया था? D 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। यदि हम D को यहाँ पर रखें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि D यहाँ पर यदि हम रखते हैं तो उसका केवल एक पुत्र और एक पुत्री होनी चाहिए। तो D के लिए हम एक पुत्री तो यहाँ पर इनमें से रख दें। D के लिए एक पुत्री तो आपकी C हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसके तो पहले से ही 2 बच्चे हैं और D के तो केवल सिर्फ एक पुत्र और एक पुत्री है। तो यहाँ पर D जो है वह किसके साथ जाएगी? D जाएगी A के साथ। क्यों? A का यहाँ पर सिर्फ एक पुत्र दिया गया है B। ठीक, तो D किसके साथ हो जाएगी? A के साथ हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि D के 2 बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। तो D यहाँ पर हो गया। ठीक, अब बचता कौन है हमारा? D कौन है? महिला है। और ये देखिए, ये आपका पुरुष है और इसके साथ तो वैसे भी नहीं जा सकती D, क्योंकि ये यहाँ पर महिला है। तो महिला से तो शादी नहीं करेगी, तो D इसके साथ हो गई। तो यहाँ पर ये हो गए आपके एक जोड़ा, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। ठीक, तो ये एक विवाहित जोड़ा हमें मिल गया। अब D के लिए हमें देखिए, एक पुत्र तो हो गया, एक पुत्री और चाहिए। तो एक पुत्री कौन हो जाएगी? C हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इसकी एक पुत्री हो जाएगी C। ठीक, तो D के यहाँ पर देखिए 2 संतान हो गई, एक पुत्र और एक पुत्री। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में क्या बोला गया है, तो देखिए सबसे पहला बोला गया है ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं। ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं, नहीं हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी तो पुरुष हैं और सी स्त्री है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरे की यदि हम बात करें, ए डी का पति है, ए जो है वह डी का पति है। तो देखिए ए जो है वह डी का पति है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट दिया गया है तीसरा बोला गया है ई एफ और डी की संतान है। ई जो है वह एफ और डी की संतान है। तो देखिए एफ के साथ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एफ के साथ हम डी नहीं लगा सकते थे, तो डी हमने किसके साथ लगाया, ए के साथ लगाया। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए चौथा बोला गया है डी एफ की पुत्री है। डी जो है वह एफ की पुत्री है, तो यहाँ पर देखिए डी जो है वह एफ की पुत्री नहीं होगी, डी उसके पुत्र की, डी जो है उसके पुत्र की क्या होगी, वाइफ होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता है हमारा, दूसरा होता है ए डी की, ए जो है वह डी का पति है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क जो है वो आपका कहाँ पर है, यहाँ पर बीच में है। यदि क्वेश्चन मार्क बीच में है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि ये जो आपके 4 नंबर हैं, इन 4 नंबरों से ही बीच का नंबर बनाया जा रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 नंबरों से ये वाले जो 4 नंबर हैं इनसे आपका बीच का नंबर बनाया जा रहा होगा, तो हमें सिर्फ इन्हीं को चेक करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या कीजिए कि 7, 3, 4 और 4 इनको आप ऐड कर लीजिए, जैसे कि 7 + 3 + 4 + 4। यदि हम इन्हें ऐड करते हैं तो 7 और 3 10 और 4 और 4 8, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 18 हो गया। ठीक, और यदि हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा बन जाता है 324। ठीक, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर देखिए 6 और 5 11, 11 और 3 14, कितने हो गए आपके 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, यदि अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उसी वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ के निरूपित करता है, लखनऊ को निरूपित करता है, ये को होगा। ठीक, लखनऊ को निरूपित करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इतना कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी है नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा यही बोला गया है कि लखनऊ जो शब्द है, लखनऊ जो शब्द है, इस लखनऊ के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका अपोजिट क्या होगा वो हमें सीधा सीधा बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता होगा एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। ठीक, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक, सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर के का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और यहाँ पर एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, ये इसके अपोजिट होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये किससे मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओ एफ एक्स पी एम एल डी। ठीक, तो यहाँ पर सी जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से 16वें के बाएं से 11वां कौन सा होगा। ठीक, हमेशा ये एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपको सेम दिया जाए, जैसे कि आपका लेफ्ट दिया जा रहा है, लेफ्ट दिया जा रहा है, और आपका राइट दिया जा रहा है, तो हमेशा ही वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और यदि अपोजिट दिए जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट दिए जाते हैं, तो वह प्लस हो जाते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि बाएं से 16वां के बाएं से 11वां। ठीक, लेकिन बोला क्या गया है कि श्रृंखला को आपको अपोजिट क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए श्रृंखला को इतनी देर में आप अपोजिट क्रम में व्यवस्थित करोगे, इससे अच्छा आप क्या करोगे, इससे आप ये करोगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले है आपका 16, ये लेफ्ट साइड से बोला गया है। देखिए दायां ये होता है, बायां ये होता है, यानी कि राइट और लेफ्ट। ठीक, तो यहाँ पर लेफ्ट से है आपका, लेफ्ट से 16वां और लेफ्ट से ही आपका 11वां। ठीक, तो इनको आप माइनस कर दीजिए, 16 में से 11 गए तो आपका कितना बचा, 5 बचा। ठीक, अब 5 को आप गिन लीजिए, किधर से गिनोगे,
कि लेफ्ट लेफ्ट है तो आप राइट से गिन लीजिए, राइट से गिन लीजिए। 1 2 1 2 3 4 और 5, 5 बार क्या आ गया, m आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो विपरीत क्रम में आपको व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं। देखिए वैसे आपको देखिए व्यवस्थित करने के लिए नहीं बोला जाता, तो आपको इधर से गिनना होता, तो आप यहाँ पर किधर से गिनोगे, इधर से गिनोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विपरीत क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला गया। ठीक, तो यहाँ पर m हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर हमारा एक कथन दिया गया है और कथन में क्या बोला गया है, शतरंज के खेल में 4 ऊँट होते हैं। क्या होते हैं, 4 ऊँट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कभी कभी, दूसरा है आपका अक्सर, तीसरा है आपका कभी नहीं, तो चौथा होता है आपका हमेशा। ठीक, और इसको यहाँ पर आपको देखिए एक बात तो आपको अच्छे से पता ही है कि यहाँ पर जो भी कथन होता है उसे हमेशा हमें 100% सत्य मानकर चलना होता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए हमेशा यदि सत्य मानकर चलना होता है तो यहाँ पर हमेशा ही ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर वैसे भी आप देखोगे तो यदि आपने पहले शतरंज खेला हो या फिर देखा हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऊँटों की संख्या भी आपकी 4 ही होती है, हाथी जो होते हैं उनकी संख्या भी आपकी 4 ही होती है, और यहाँ पर घोड़े जो होते हैं उनकी संख्या भी आपकी 4 ही होती है। ठीक, और राजा 2 होते हैं, वजीर आपके 2 होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4-4 कैसे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एक आपका सफ़ेद वाले होते हैं और एक काले वाले होते हैं। सफ़ेद वाले के पास 2 ऊँट, काले वाले के पास 2 ऊँट, सफ़ेद वाले के पास 2 हाथी, काले वाले के पास 2 हाथी, और यहाँ पर आप देखोगे सफ़ेद वाले के पास 2 घोड़े और काले वाले के पास 2 घोड़े। ठीक, इस प्रकार से ये आपके होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है, a+b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ है यहाँ पर पुत्र और माइनस का अर्थ है पत्नी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए व्यंजक दिया गया है, तो व्यंजक क्या है आपका p+r। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है आपका पुत्र, यानी कि p जो है वह r का पुत्र है। r का पुत्र है कौन, p पुत्र है किसका, r का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोला गया है, r+q, सॉरी r-q। तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है आपका पत्नी, यानी कि r जो है वह q की पत्नी है। r जो है वह पत्नी है किसकी, q की। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला है q p का पुत्र है, q जो है वह p का पुत्र है, q जो है वह p का पुत्र है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका दूसरा बोला गया है q p की पत्नी है, q जो है वह p की पत्नी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद q p का पति है, तो देखिए q जो है वह p का पति है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही रहेगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर u, यदि हम u की बात करें और u को यदि हम यहाँ पर ले जाएं तो ये देखिए u और f एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार से r को यदि हम यहाँ पर ले जाएं तो r और i एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार से y को यदि हम यहाँ पर ले जाएं तो y और b एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से c और x एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि s का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, h होता है। ठीक, तो h हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक तर्क दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए स्कूली छात्रों के लिए वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक संदेश। ठीक, तो देखिए स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक संदेश दिया गया है जो कि आपने अभी देखा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसकी धारणाएं दी गई हैं। ऐसा संदेश देने का कारण क्या है वो चीज़ यहाँ पर समझिए। वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ठीक, दूसरा बोला गया है स्कूली छात्रों को नए वातावरण के साथ बातचीत के माध्यम से और अधिक सीखने की संभावना है। ठीक, तो देखिए वनस्पति उद्यान जो है वह प्राकृतिक संसाधनों की परिपूर्ण है। तो देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए
वनस्पति उद्यान जो है, यदि वनस्पति उद्यान को छोड़िए आप यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप देखिए, यदि आप बाहर निकल जाते हो तो आपको हर जगह पर प्रकृति ही प्रकृति दिखाई देगी, प्रकृति ही प्रकृति आपको हर जगह पर दिखाई देगी। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रकृति आपको यदि हर जगह पर मिल जाएगी तो यहाँ पर वनस्पति उद्यान जो है तो वहाँ पर तो आपको प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पर कमी रहेगी ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये बात जो है वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, तो ये बात हम यहाँ पर सही मानेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरी बात है, स्कूली छात्रों को नए वातावरण के साथ बातचीत के माध्यम से और अधिक सीखने की संभावना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है, यदि वे नए वातावरण में जाएंगे तो नए वातावरण के बारे में बातचीत करेंगे, जब नए वातावरण के बारे में बातचीत करेंगे तो वहाँ पर कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका सही होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30, 32 और यहाँ पर क्या आगे है ये हमें नहीं पता। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या होगी। यहाँ पर कौन सी अगली संख्या होगी 32 के बाद, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए आपको अच्छे से पता होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम 14 में से एक माइनस कर दें, एक यदि हम माइनस कर दें तो कितना बनता है आपका 13 बनता है। 18 में से एक माइनस कर दें तो क्या बनता है आपका 17 बनता है। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि अभाज्य संख्या ही आपका आंसर होने वाला है। ठीक, आप सबको आप यहाँ पर चेक करोगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए यदि आपको अभाज्य संख्या कोई भी मिल जाती है तो वही आपका आंसर होगा। यदि अभाज्य संख्या नहीं मिलती है, यदि दो अभाज्य संख्या मिलती होंगी तो यहाँ पर हमें लास्ट वाले को चेक करना होगा, लास्ट वाले में कौन सी अभाज्य संख्या बन रही है, तो उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है वो हमें यहाँ पर बतानी होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, देखिए 34 में से हमने एक कम किया, कितना हो गया आपका 33 हो गया। 33 आपका 3 से कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती। ये कितना है आपका 36, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, एक माइनस करके ये 5 से कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती। 40 की बात करें तो यहाँ पर एक कम करेंगे तो ये हो जाता है आपका 39 और 39 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर 38 में से यदि हम एक माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है आपका 37 और 37 हमारा सही आंसर होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी 37, यानी कि यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर तो आपकी 38 आएगी। ठीक, लेकिन 37 आपकी अभाज्य संख्या बनेगी, लेकिन यहाँ पर आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका 38, यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 38। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है संख्या इतने में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में उतनी ही दूरी पर है जितनी कि वह अंकों को संख्या के अंदर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आपको यह समझ ना आ रहा हो कि यहाँ पर आपको करना क्या है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि संख्या क्या दी हुई है आपकी 9 7 9 7 3 5 3 5 3 5 3 5 7 6 8 2 7 6 8 2। ठीक, 7 6 8 2। अब इसको आपको क्या करना है कि आरोही क्रम में रखना है। ठीक, अब आरोही क्रम में रखोगे तो सबसे पहले आपका 2 आएगा। ठीक, एक तो है नहीं तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। 2 के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा 3 आएगा, 3 2 बार है। ठीक, तो यहाँ पर 3 हम रख देंगे। इसके बाद आपका आएगा 4 आएगा, 4 नहीं है यहाँ पर, 5 भी नहीं है, 5 है। ठीक, तो 5 को रख देते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार है 5, एक ये 2 बार है 5, 2 बार 5 है तो वो 2 बार आपका 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका क्या है 6 है, तो 6 कितनी बार है, तो 6 सिर्फ आपका एक बार है। ठीक, यहाँ पर एक 6 हो गया। अब इसके बाद आपका देखिए 7 आएगा, तो 7 एक बार, 2 बार और 3 बार, 7 3 बार हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, आंसर हमें मिल चुका है, वैसे तो आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। ठीक, इस बार देख लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है 8 होना चाहिए, तो 8 ये आपका 1 है, 1 8 हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पर क्या बचता है आपका 9 बचता है, 1 और 1 2, 2 बार है आपका 9, तो यहाँ पर हम 2 बार 9 रख देंगे। ठीक, तो देखिए आंसर आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि एक साथ आ रहा हो, जो एक पेयर बना रहा हो, सिर्फ और सिर्फ 7 के अलावा। ठीक, और कोई आपको दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए और कोई तो यहाँ पर आपका नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हो जाएगा, यही आपका एक पेयर बन रहा है। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए इधर से आप काउंट करोगे तो यहाँ पर 7 नंबर उसी नंबर पर आ रहा है, इधर से काउंट करोगे तो 7 नंबर उसी नंबर पर आ रहा है, ठीक। तो यही यहाँ पर बोला गया था। तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, हमें एक मिल रहा है, कितना मिल रहा है, एक ही तो मिल रहा है, तो एक ही पेयर है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया है और बोला गया है कि वजन भी एक बल है, ठीक। यहाँ पर देखिए कथन में या यहाँ पर कुछ भी दिया जाए, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो भी बात दी जाती है उसे हमें 100% सत्य मानकर चलना होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम यही मान कर चलेंगे कि बल क्या होता है, बल होता है, ठीक ठीक। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष आपके दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका वजन की इकाई न्यूटन होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि बल का जो मात्रक होता है, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो हम यहाँ पर इसे बिल्कुल सत्य मानकर चलेंगे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पर बल की इकाई जो होती है वह न्यूटन होती है वजन का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हमें बोलना है वजन की इकाई किलोग्राम में। तो देखिए वजन यदि बल ना होता, वजन यदि बल ना दिया गया होता तो यहाँ पर हम किलोग्राम मान लेते, लेकिन हमें यहाँ पर किलोग्राम अब नहीं मानना होगा। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा केवल पहला ही सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक।